को थोड़ा एक्सट्रीम बात कही गई थी, एक्सट्रीमिस्ट, मगर हर 20 साल में ये परिभाषाएं बदल जाती हैं। 1905 में उन्होंने कहा और 1925 और 30 आते आते लोकमान्य तिलक जी के साथी गोखले जी के शिष्य महात्मा गांधी, उनके नेतृत्व में स्वराज आंदोलन एक यथार्थ हो गया। यानी जो एक्सट्रीम राइट विंग कहा जाता था वो अब रियलिटी और मॉडरेट हो गया था। अब कांग्रेस में एक्सट्रीम राइट विंग कौन थे? मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन जी, यहां तक कि यह कहा जाता था जिनको सो कॉल्ड हिंदू लाइनिंग वाले लोग कहते थे, सरदार पटेल जी, राजेंद्र प्रसाद जी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी। और 20 साल गुजरे, आजादी मिल गई, ये सब सरकार के हिस्से हो गए। जिसे आप राइट विंग कहते थे वो अब मॉडरेट हो गए। अब राइट विंग कौन था? जो आप हमारे संस्थापक लोगों पे कहते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। और 20 साल गुजरे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद स्वीकार्य हो गया। लोहिया जी ने कहा कि मैं राष्ट्रवादी समाजवादी हूं और दीनदयाल जी ने कहा मैं समाजवादी राष्ट्रवादी हूं। अब राइट विंग के प्रतीक कौन थे 70 के दशक में? अटल बिहारी वाजपेयी जी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। और 20 साल गुजरे, 90 का दशक, अब अटल जी स्वीकार्य थे, अब अडवाणी जी राइट विंग थे। और 20 साल गुजरे, 2010 का दशक, अब अडवाणी जी स्वीकार्य थे, मोदी जी आपको नजर आते हैं। मगर इस पूरे 100 साल के कार्यक्रम को देखिए तो व्यवस्थाएं क्रमशः उस दिशा में आगे बढ़ रही हैं जिसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं, आप राइट विंग कहते हैं। तो काल चक्र की इस गति को भी आपको समझना चाहिए। अब मैं एक और बात बताना चाहता हूं। मैंने बचपन में पढ़ा था कि जब तिलक जी आए 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में, तो 1907 में नरम दल और गरम दल का सूरत में विभाजन हो गया था और 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में दोनों में समन्वय हुआ। परंतु दोनों के रूप में सहज स्वीकार्य लोकमान्य तिलक थे। और स्थिति यह थी कि लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पे जब उनकी ट्रेन आई तो उनके लिए जो बग्घी लगाई गई थी और यह था कि उस बग्घी में वो जाएंगे सभा स्थल पे, वो मोती नगर में था सभा स्थल, और मुस्लिम लीग ने अपना अधिवेशन रफाहे आम क्लब में किया था। परंतु क्या हुआ कि तिलक जी आकर बग्घी की तरफ बढ़े और एक नवयुवक ने जाकर बग्घी से घोड़े को खोला और स्वयं जुट गए। और देखते देखते तमाम नवयुवक आके जुट गए। और वो जो पहला नवयुवक जिन्होंने बग्घी खोलकर अपने को घोड़े की जगह लेकर चलना शुरू किया था वो थे शहीद राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये इस बात का प्रतीक है कि वो किस प्रकार से इंस्पायर करते थे। अब आजकल भी राम प्रसाद बिस्मिल जी की बातों का बड़ा उल्लेख हो रहा है, कई जगहों पे प्रदर्शनों में बड़े चित्र दिख रहे हैं और बोला जा रहा है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मगर आज जिन मुद्दों को लेके जिन तरीके से जिस प्रकार के विचार व्यक्त किए जा रहे हैं उसे देखकर तो मुझे लगता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और बिस्मिल काश आते आज तुम हिंदुस्तान, देखते तो प्रोटेस्टर सारे क्या टशन और थ्रिल में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जो लोग आज उनके बारे में विचार कर रहे हैं उन्होंने उन विचारों को पढ़ा समझा नहीं। अब फिर क्या विचार शुरू हो जाता है? संविधान के अनुसार कार्य होना चाहिए। संविधान ने सबको अधिकार दे रखे हैं, संविधान ने सबको मौलिक अधिकार दे रखे हैं और उन मौलिक अधिकारों के अनुसार सारे कार्य होने चाहिए। अब आजकल जब संविधान के अनुसार कार्य करने की बात आती है सभापति महोदय, तो मुझे ध्यान आया कि संविधान को देखा जाए, संविधान की मूल प्रति पर भी थोड़ी दृष्टि डाली जाए। जब संविधान के मूल प्रति के उस हिस्से को देखा जिसमें मूल कर्तव्यों मूल अधिकारों की बात है, तो संविधान सिर्फ एक किताब से लिखी हुई, एक अक्षरों से लिखी हुई किताब नहीं है। वो एक जीवंत प्रेरणा का स्रोत है जिसके अंदर एक मूल्य होते हैं। इसीलिए जब यह संविधान बना तो यह विचार किया गया केवल लिखे हुए शब्दों से नहीं, इसके अंदर कुछ प्रेरणा के स्रोतों की अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए। तो उसमें कई चित्र डाले गए और नंदलाल बोस जो कि प्रख्यात चित्रकार थे उन्होंने डाला। तो मैंने देखा कि जिस हिस्से में अगर आप देखें अधिकारों का वर्णन है उसके ऊपर चित्र किसका बना है? उसके ऊपर चित्र बना हुआ है भगवान राम का। अगर आज हम ये बात कहें, ये चित्र मैं दिखाना चाहता हूं संविधान की मूल प्रति में, आज भगवान राम का विषय
अगर किसी सरकारी पुस्तक के ऊपर भी आ जाए तो मेरे विचार से बहुत बड़ा वितंडावाद खड़ा हो जाएगा। परंतु संविधान निर्माताओं के विचार में सारे अधिकार मर्यादा की सीमा के अनुसार हैं। शायद इसीलिए उन्होंने उस पृष्ठ के ऊपर भगवान राम के उस चित्र को रखा। और आपने यह भी देखा कि भगवान राम का विषय, राम जन्मभूमि का विषय भी सभी मर्यादाओं और व्यवस्थाओं को पूर्ण करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम का विषय पूरी मर्यादा के साथ अपने मुकाम तक पहुंचा। परंतु एक बात मेरे मन में आई इसे देखकर कि इस मुकदमे में एक पैरोकार स्वयं श्री रामलला विराजमान थे और श्री रामलला विराजमान 70 साल तक कोर्ट में रहे और उनसे मांगे गए कागज दिखाओ भाई जन्मभूमि के, पूरे कागज दिखाइए, 500 साल पुराने भी सबूत के आधार पर ही होगा। और सभापति महोदय, कागज सिर्फ हिंदी और संस्कृत में नहीं, अंग्रेजी में नहीं, फारसी में भी दिखाने पड़े जो फारसी के कागज थे। और यह प्रमाण है, हमारे विरोधी पक्ष में तो कपिल सिब्बल जी उस विषय में रहे, उन्होंने वो फारसी के कागज देखे होंगे। कहावत है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। उन्होंने दिखाया और जो लोग काफी ऊंचे ऊंचे हाथ उठाकर कहते थे कागज और सबूत के आधार पे ही रामलला जहां विराजमान है वह तय होगा, किसी यकीन पे नहीं तय होगा, वो आज कहते हैं हम जहां विराजमान है वहां मान लो, कागज दिखाने की जरूरत नहीं। इसे देखकर तो मुझे सभापति जी ऐसा लगता है कि शायद रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि रामलला तो कागज देंगे बाकी कोई ना दिखाएगा। अब मैं इसके आगे ये कहना चाहता हूं कि आज नहीं, वो तो बहुत लंबे समय तक हो चुका। अब मैं ये कहना चाहता हूं, अभी जिस बात का उल्लेख भूपेंद्र जी ने किया 2003 की समिति का, उसका उन्होंने उल्लेख कर दिया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए 2003 में जो कमेटी बनी थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, जिसकी अध्यक्षता प्रणब मुखर्जी जी कर रहे थे, उन्होंने सदस्यों के नाम भी बता दिए। उसमें सिर्फ 2 पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा। उसमें एक सदस्य श्री जनेश्वर मिश्र भी थे, जिन्हें छोटे लोहिया कहा जाता था। मेरे विचार से आज कोई भी समाजवादी यह दावा नहीं कर सकता कि वो श्री जनेश्वर मिश्र जी से बेहतर संवैधानिक, सामाजिक या राजनीतिक समझ रखता हूं। और उस कमेटी के रिपोर्ट के बिंदु क्रमांक 9 में एक महत्वपूर्ण बात लिखी थी। उसमें लिखा था बांग्लादेश की माइनॉरिटीज को रिफ्यूजी कैटेगरी में देना है सिटीजनशिप, और आगे लिखा था मेजॉरिटी को रिफ्यूजी कैटेगरी में नहीं देना है। अब आप ये बताइए, वो 2012 का असम कांग्रेस का अधिवेशन देख लें, 2012 का तरुण गोगोई जी का वक्तव्य देख लें, 2003 का मनमोहन सिंह जी का सदन में दिया वक्तव्य देख लें, या 2013 का कोझिकोड का कम्युनिस्ट पार्टी का अधिवेशन देख लें, वो सब तो ठीक है। जब संसदीय समिति में उन सारे महत्वपूर्ण लोगों ने लिखा कि इसको देना है, इसको नहीं देना है, तो उसके बाद तो मैं निशब्द हो जाता हूं सभापति महोदय। जो समझ में नहीं आता है, लिखे हुए शब्द को देखूं या बोले हुए शब्द को देखूं। और जब लिखे हुए शब्द और बोले हुए शब्द में इतना अंतर आता है तो मुझे वही याद आता है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। अब मैं, अगर वो यील्ड करते हैं, नहीं फील्ड्स, देन आई हैव नो प्रॉब्लम। अब मैं अपने वक्तव्य पूरा कर लूं, उसके बाद आप जो उचित समझें सभापति जी। अब मैं कई सदस्यों का यहाँ पे नाम जरूर लिया गया जो कि यहाँ पे नहीं है, चाहे पूर्व राष्ट्रपति का लिया गया, इसमें कोई आपत्ति की मैं बात नहीं कह रहा हूँ। हमारे वर्तमान सदस्यों का भी नाम लिया गया, वो सदन में जब दूसरे पक्ष बोलेगा उस बात को स्पष्ट करेंगे। सदन में ये भी कहा गया जो नहीं कहना चाहिए, विपक्षी दल के लिए कोई आप अपनी बात रखें कि जिस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में पार्टी थी जिसका जिक्र किया जा रहा है, वो बात गलत है। मैं इसको रिकॉर्ड को ठीक करना चाहता हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्टैंड बड़ा क्लियर रहा था कि जो सर्वोच्च न्यायालय कहेगा उसको हम स्वीकार करेंगे। आखिरी बात, ये सदस्य रहे माननीय प्रदीप भट्टाचार्य जी,
जिसका आपने समिति का जिक्र किया है, इनका अधिकार भी बनता है, कृपा करके इन्हें अवसर दें, मेरा आपसे भी आग्रह है, ताकि अगर कोई आपको भी अगर कोई स्पष्टीकरण है इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, आनंद जी, आनंद जी आप बैठे। यील्ड करें, ये भी परम मान्य आनंद जी, हाँ ठीक मैं समझ। हाँ मैं आ रहा। हाँ आप 1 मिनट में कह रहा हूँ, मेरे तथ्यों में कोई ऐसा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी है, लेकिन जो मैं अगर कोई कांग्रेस पार्टी है तो मैं उस रिकॉर्ड को करेक्ट करता हूँ, लेकिन जिन्होंने आर्गुमेंट किया वो कांग्रेस के नेता थे, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। या शाहीन बाग में दिग्विजय सिंह जी गए, वो कांग्रेस